तो आज इस श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं। आज हम 2018 साइकोलॉजी का जो मेन साइकोलॉजी का पेपर है, जिसमें कि एक तो कॉमन होगा सीडीपी का 30 प्रश्न, और बाकी जो 91 से 150 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो मेन साइकोलॉजी के होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस और ABA निम्नांकित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्शन ए क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंसाइटफुल लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, तो ये संबंधित है स्किनर से, यानी कि क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से यह संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया कार्य से अधिक है, तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया कार्य जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बदल के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत है। इफ वन एक्टिविटी अकर्स मोर ऑफन देन अनदर, इट कैन बी यूज्ड टू रीइंफोर्स द एक्टिविटी दैट अकर्स लेस ऑफन। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं प्रीमेक का सिद्धांत। काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पिछली बार भी कई एग्जाम्स में आया हुआ है। तो प्रीमेक का सिद्धांत यह कहता है कि एक क्रिया की आवृत्ति अगर दूसरी क्रिया से अधिक है, तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया जिसकी कम आवृत्ति है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। तो प्रीमेक का भी रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत प्रीमेक ने भी इसके ऊपर दिया है। इसके ऊपर स्किनर ने बात की है, हल ने बात की है, और तीसरा प्रीमेक ने भी इसके ऊपर बात की है। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं है? अनुप्रयोग, संश्लेषण, अनुक्रिया, विश्लेषण। तो इसमें से जो चौथा अनुक्रिया आ जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर 4 अनुक्रिया। तो यहाँ पे ब्लूम के वर्गीकरण की बात हुई है, तो इसमें से अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण ये इनके संज्ञा कॉग्निटिव क्षेत्र के, कॉग्निटिव डोमेन के सब डोमेन है, परंतु जो रेस्पॉन्डिंग है, अनुक्रिया है, ये भावात्मक क्षेत्र के अंदर आता है। अगला प्रश्न है, किम ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तब वह उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण निम्नांकित में से हो सकता है। किम चेंज्ड हर मोबाइल नंबर एंड गॉट ए न्यू नंबर व्हेन समवन आस्क्ड हर न्यू नंबर शी could recall only 3 digits of her new mobile number. The cause behind it may be decay, proactive inference, suppression और regression. तो suppression और regression तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो रक्षात्मक युक्तियाँ हो गई। अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से हम देखते हैं, तो क्षरण भी नहीं है। क्यों क्षरण? इसलिए नहीं है क्योंकि वो 3 नंबर तो बता पाती है। क्षरण जिसका होता है जो आपको पहले से अच्छे से याद थी, पहले से कोई चीज़ चली आ रही हो, आपको याद है, परंतु अब जाके आप भूल गए हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का उदाहरण लेते हैं, उसको पहाड़े आते थे 1 से लेकर 20 तक, 30 तक, परंतु अब वह भूल गया है, तो इसको बोलते हैं क्षरण, डिके। परंतु यहाँ पर उसने नया मोबाइल नंबर लिया है और नया नंबर के 3 डिजिट वह भूल गई है। तो इस हिसाब से जो चौथे का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्व सक्रिय व्यवधान। पूर्व सक्रिय व्यवधान, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? तो ऑटिज्म पर प्रश्न आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? देखने सुनने की समस्या, सामाजिक अंतरक्रिया की समस्या, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में समस्या, या बारंबार व्यवहार। इसको कह सकते हैं खुद अपने अंदर खोया खोया रहता है, उसका संप्रेषण कौशल कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो सामाजिक अंतर, क्योंकि संप्रेषण कमज़ोर है इसलिए सामाजिक अंतरक्रिया नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन 2 तो ठीक है। शाब्दिक संप्रेषण भी बिल्कुल ठीक है।
और किसी चीज़ को बार बार करता है, अगर दीवार के टक्कर मारने लग गया तो यूँ ऐसे ही करेगा, फिर वो पैर हिलाने लग गया तो पैर ही हिलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑटिज्म से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों के तीनों ऑटिज्म से संबंधित है। वाक्यांश, एक हाथ में 6 व दूसरे हाथ में आधा दर्जन निम्नांकित में से किस प्रकार के द्वंद्व की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो एक हाथ में 6, दूसरे हाथ में आधा दर्जन, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स पर, द्वंद्व पर प्रश्न आया है। तो बड़ा सिंपल है, एक में 6, दूसरे में, दोनों में बराबर चीज़ें हैं, दोनों में बराबर चीज़ें हैं, इसलिए इसका आएगा उपागम उपागम द्वंद्व, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ये देख लेते हैं हम, देखिए अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि एल्कैंड द्वारा बताया गया? आदर्शवाद, वादीवाद की प्रवृत्ति, सुनिश्चितता, आग्राहिता, विशिष्टता की प्रवृत्ति। तो ये और अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग एडोलेसेंस एज प्रपोज बाई एल्कैंड? आइडियलिज्म, तो ये एक परिपक्वता की निशानी है, तो बिल्कुल ठीक है ये। आर्गुमेंटेटिवनेस यानी कि वादीवाद की प्रवृत्ति, तो ये भी ठीक है, एक मैच्योरिटी दर्शाती है। असर्टिवनेस, सुनिश्चितता, आग्राहिता। और स्पेशलनेस, तो स्पेशलनेस भी टीनेज के अंदर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 3, असर्टिव यानी कि सुनिश्चितता, आग्राहिता। हिंदी थोड़ी भाई साहब कमज़ोर अपनी, इसलिए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना लोकतांत्रिक नहीं है? डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजी। तो समस्या समाधान, यस एक है, परियोजना भी है, प्रदर्शन और खोज। तो प्रदर्शन एक डेमोक्रेटिक नहीं होनी चाहिए वैसे, क्यों? क्योंकि प्रदर्शन में क्या करता है कि सिर्फ टीचर चीज़ों को प्रदर्शित करके बताता है और बच्चे सिर्फ बैठ के उसको देखते हैं, जबकि समस्या समाधान में सब मिलकर करते हैं। खोज भी एक मिलके होती है और परियोजना भी एक मिलके होने की एक क्रियाविधि होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक रहेगा। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है? तो पुनर्बलन की बात करता है कौन सा? उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, तो ये तो दोनों एक ही हो गए, ठीक है। उपयोग और अनुपयोग का नियम हो गया है तो दोनों, जिसको कि हम शायद आई थिंक इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज को शायद हम बोलते हैं। तीसरा प्रभाव का नियम और तैयारी का नियम। तो पुनर्बलन की जहाँ तक बात आती है वो आती है प्रभाव के नियम में, ऑप्शन नंबर 3। लॉ ऑफ इफेक्ट में हम पुनर्बलन को देखते हैं कि बालक ने कोई भी काम किया, उससे अगर उसको कुछ प्राप्त हुआ तो पुनः उस चीज़ को वो करता है, इसको बोलते हैं, यानी कि सामने उस चीज़ का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। किसी ने कहा बेटा पढ़ो, अब पढ़ने से उसके अच्छे नंबर आए तो वो क्या हुआ, मोटिवेट हो गया उससे, तो वो क्या हुआ, एक पुनर्बलन के रूप में उसने काम किया है। तो प्रभाव के नियम में क्या होता है, पुनर्बलन होता है। अगला प्रश्न है, विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख, कान, हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। एट दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन थिंक विद देयर आइज, ईयर्स, हैंड्स एंड अदर सेंस ऑर्गन्स। तो बड़ा सिंपल है, इंद्रियों की बात हो रही है, तो संवेदी गामक अवस्था, बड़ा सिंपल प्रश्न है पियाजे के अनुसार, ऑप्शन नंबर 1। सेंसरी मोटर स्टेज, ध्यान रखना, अंग्रेजी में ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में हमेशा टर्म्स बदलती हैं। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया। द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी इज गिवन बाई। तो ये सृजनात्मकता के सिद्धांत की बात हुई है स्टनबर्ग और लूबर्ट द्वारा। स्टनबर्ग एंड लूबर्ट ने सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया, इन्वेस्टमेंट थ्योरी। तो आया हुआ है तो महत्वपूर्ण तो हो जाता है, परंतु इस प्रकार के प्रश्न बहुत कम आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं
को संज्ञा दी जा सकती है? सभी मेरी ओर देख रही हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत बार आया है और इसको हम बोलते हैं देख रहा है, तो ये इमेजिनरी ऑडियंस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस, जो कि एलकाइंड द्वारा दिया गया था। उन्होंने दो चीज़ें बताई थी कि किशोरावस्था में दो प्रकार की चीज़ों को महसूस करता है, एक को बोलते हैं पर्सनल फेबल्स यानी व्यक्तिगत मिथक, और दूसरा है इमेजिनरी ऑडियंस यानी काल्पनिक दर्शक। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सर्वोत्तम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंस? बुद्धि परीक्षण में 103 अंक प्राप्त करना, स्मृति से कविता पाठ करना, उच्च ग्रेड प्राप्त करना, पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना। तो इसमें देखिए चौथे ऑप्शन में हम देखते हैं कि वो गलती, तो वह गलती नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको फीडबैक की आवश्यकता है, सहारे की आवश्यकता है, जबकि उच्च बुद्धि में उसको इस तरह की जो फीडबैक की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं से उन चीज़ों को करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले। दिवा स्वप्न के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं वह नायक का होता है, तो ये बिल्कुल सही है। द रोल्स एडोलसेंट्स अडॉप्ट इन डे ड्रीमिंग आर हीरोइक, बिल्कुल सही है। सब ख्वाबों में अपने आप को हीरो समझते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर ये हमको एक ऑप्शन गलत नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक क्रिया की बात हुई है, जबकि दिवा स्वप्न के अंदर कभी भी क्रिया नहीं होती, वो मन से सोचता है सारी चीज़ों को, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस से भी हो सकता था। बाकी एक प्रकार का खेल है ये, मानसिक खेल है ये, ठीक है, मानसिक क्रियाएं होती है। मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन? तो यह आ जाएगा दृष्टि एवं श्रवण। ये चीज़ें यहाँ पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा नहीं होती, बाकी सारे होते हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो रेट के हिसाब से इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये प्रश्न, ठीक है, रेट के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबोडोल के प्रयोग से संबंधित है? तो सब जानते हैं बोबोडोल का प्रयोग किसने किया? अगला सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा बालक के वृहद क्षेत्र में समाहित नहीं है? वृहद क्षेत्र की बात आई, आ चुका है पहले प्रश्न, ये रिपीट प्रश्न हुआ है ये। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। तो विद्यालय आता है किसके अंदर? सूक्ष्म तंत्र के अंदर, माइक्रो सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। बाकी तीनों कानून, रीति रिवाज और मूल्य आते हैं वृहद तंत्र के अंदर, मैक्रो सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो बोन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पढ़ के जाना आपको, ठीक है। काफ़ी बार प्रश्न आए हैं इसके ऊपर, बॉन फ्रेन ब्रेन का जो सिद्धांत है, हाँ, जिसमें कि उन्होंने 5 प्रकार के तंत्रों की बात की है, 5 प्रकार के सिस्टम बताएं। पहला माइक्रो सिस्टम बताया उन्होंने, जिसमें बालक के माता पिता, पड़ोसी, विद्यालय, है ना, इनका सीधा प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। दूसरा बनाया उन्होंने मेजो तंत्र, यानी कि इसमें इनके संबंधों के बारे में, इनके संबंधों का बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि माता पिता के संबंध, इनका बालक के ऊपर प्रभाव, पड़ोसियों का संबंध, शिक्षकों का आपस में संबंध। तो जहाँ संबंधों की बात होती है वहाँ मेजो तंत्र आता है, मीजो सिस्टम आता है, जिसको कि अब हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं मुझे। और तीसरा आता है एक्सो, तो उसके अंदर शायद बाह्य एक्सो को बोलते हैं और मीजो मध्य को बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सो के अंदर पारिवारिक आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति का, के कार्य क्षेत्रों का, माता पिता के कार्य क्षेत्रों का, ठीक है, और पारिवारिक आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इनके जहाँ इनका प्रभाव जहाँ बच्चे के ऊपर पड़ता है, उनको एक्सो
सिस्टम बोलते हैं, यानी कि बाह्य तंत्र हम बोलते हैं। चौथा मैक्रो आता है, जिसमें संस्कृति है, मूल्य है, रीति रिवाज है, देश के कानून है। और पांचवा क्रोनो सिस्टम है, यानी जिसमें यूनिवर्सल प्रभाव बच्चों को अपना एक भाग है शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, अंतर्दृष्टि तो अधिगम का है, लेविन क्षेत्र सिद्धांत का। तो 18वें का तो जीवन स्पेस, लाइफ स्पेस की जो बात की है वो बात की है कुर्ट लेविन ने। इसमें वेक्टर वैलेंसी की बात की है। ठीक है, वेक्टर जो किसी भी, ठीक है, तो उन्होंने वेक्टर वैलेंसी की बात की है। एक समीकरण दिया है इन्होंने, बी यानी कि बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल पर्सन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उसी को हम तलरूप सिद्धांत कहते हैं, टॉपोलॉजिकल थ्योरी कहते हैं, वेक्टर वैलेंसी थ्योरी कहते हैं, क्षेत्रीय सिद्धांत कहते हैं। तो अनेक नामों से ये एग्जाम में आया हुआ है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है। तो मॉडलिंग दृष्टिबाधित युक्त बच्चों के लिए, अम्लीय आक्रमण प्रभावितों के लिए, अधिगम अक्षमता के लिए और बौद्धिक क्षमता युक्त बच्चों के लिए। देखिए मॉडलिंग में होता क्या है, बच्चा निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन से सीखता है। ठीक है, तो दृष्टिबाधित के लिए नहीं हो सकता ये। ठीक है, एक सेकेंड। विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए नहीं होगा, उनके लिए अलग से शिक्षण टेक्निक्स होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, ये हो सकता है। एसिड अटैक, तो एसिड अटैक के लिए नहीं हो सकता ये। चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक रूप से अक्षम के लिए भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा, एक सेकंड, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मॉडलिंग यानी कि बांडुरा की बात हुई है, यानी कि निरीक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक लर्निंग की बात हुई है। मॉडलिंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर, तो विजुअल के लिए नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। और एसिड अटैक के लिए, इन दो के लिए नहीं आएगा। अब ऑप्शन बचते हैं दूसरा और चौथा। तो चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षम, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो मॉडलिंग में जब बांडुरा ने प्रयोग किया था तो उन्होंने प्रयोग किया था बोबोडॉल का प्रयोग, और उस पर उन्होंने जो बौद्धिक क्षमता जिनकी कम थी, उन्होंने उनको देखा कि, निरीक्षण करते हुए देखा कि जिनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी थी वो पहले प्रयास रहे। ठीक है, और बाकी जो थे वो, ठीक है, दो अलग अलग बच्चों को, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को, तो देखते हैं कि कोई सिर्फ खिलौनों को देख रहे हैं, कोई खिलौनों को पकड़ रहे हैं, कोई कोने में जाके बैठ गया। तो ये बौद्धिक क्षमता को देखने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर, अच्छा अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम क्या है? अवधान, अभिप्रेरणा, धारणा, धारण करना, पुनरुत्पादन। तो पहले अटेंशन होगा, बिल्कुल सही है। अवधान तो होना ही है पहला, तो इस पहले में ऑप्शन में अवधान है, दूसरे में अवधान, तीसरे में अवधान, चौथे में अवधान। तो अवधान तो होगा पहले। अब अवधान के बाद में क्या होता है? धारण। तो अभिप्रेरणा ये गलत हो गया, पुनरुत्पादन ये गलत हो गया, धारण करना। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में धारण है। ठीक है, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 4 में। तीसरा होता है अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पर दूसरा। पहले अवधान, अटेंशन होती है, अटेंशन के बाद में उसको धारण करते हैं, अर्थात रिटेंशन। हमने कोई भी दृश्य देखा, जैसे कोई किसी हम हीरो को देखते हैं जिसको कि हम फॉलो करते हैं, या जो हमारा आइडल होता है उसको हम देखते हैं। देखने के बाद में वो जो उसको जो देखा है उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में बनाते हैं हम, कि हाँ यार वो ऐसा था, वो ऐसा, इस तरीके से। उसके बाद में हम वो जो करता है वो करने की कोशिश करते हैं पुनः। ठीक है, जैसे किसी कोई हीरो पसंद है, हीरो को देखता है, देखने बाद उसको सोचता है, सोचने के बाद में अपने जीवन में उसको करने का प्रयास करता है। ठीक है, और जब वो प्रयास करता है तो वो
बार बार उस क्रिया को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अवधान यानी कि अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अगला प्रश्न है, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था के समतुल्य है? तो यहाँ पे बात हुई है साइकोसेक्सुअल थ्योरी की, जो कि फ्राइड का था। इसमें लैंगिक अवस्था की बात हुई है। तो लैंगिक अवस्था और एरिक्सन की यहाँ पे मनोसामाजिक दोनों कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई टर्म्स होती है जो हिंदी में गलत यूज हो जाती है कई बार। तो यहाँ पे जेनेटल एज की बात हुई है फ्राइड के, और रोल कन्फ्यूजन, तो जेनेटल एज अगर कंपेयर करें तो ये होता है 13 वर्ष के बाद होता है फ्राइड के अनुसार। और इरेक्शन का अगर देखें हम तो 13 के समथिंग आता है रोल कन्फ्यूजन वाला, यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसमें, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, क्योंकि ये भी 13 से 19 तक लगभग होती है। और जो जेनेटल स्टेज है फ्राइड की, जननेंद्रिय अवस्था, वो भी लगभग 13 के बाद ही होती है। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतया किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न हैं को जाना जाता है। तो ये बहुत बार प्रश्न आया है और इसका बड़ा सिंपल है। एल्काइंड के अनुसार व्यक्तिगत मिथक किसको कहते हैं? पर्सनल फेबल, कि वो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ। दर्शक में क्या होता है कि लोग मुझे देख रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ये वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, तो बिल्कुल करता है। यह रुचिकर उद्दीपक है, बिल्कुल सही है। यह अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए दिया जाता है, तो बिल्कुल 3 ऑप्शन सही है और ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत होगा, तो उत्तर नंबर ये सही आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? तो अंतराल की बात हुई है, अर्थात समय की बात हुई है। स्किनर के जो पुनर्बलन अनुसूची है उसमें ये है। तो प्रतिमाह वेतन प्राप्त करना अंतराल, समय अंतराल है। एक व्यस्त नंबर डायल करना, ठीक है, इसको देखते हैं हम। आवधिक रूप से दंत, तो अवधि आ गई, तो अंतराल आ गया। प्रतिवर्ष, तो अंतराल आ गया। तो एक ऑप्शन नंबर 1 में, 3 में, 4 में, इनमें अंतराल है, परंतु ऑप्शन नंबर 1 में अंतराल नहीं है। ये रिश्वत का प्रकार, सॉरी 23वें का तो उत्तर आ गया। हाँ, 24 की बात आ रही है, तो ये आ जाएगा इसमें एक व्यस्त नंबर डायल करना, ये अंतराल में नहीं आएगा। तो ये स्किनर की पुनर्बलन अनुसूचियां हैं जो उन्होंने दी हैं, उनसे यह प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुपात पुनर्बलन सबसे कारगर साबित होता है इसमें, और अनिश्चित अनुपात सबसे ज़्यादा इसमें सफल माना जाता है। अगला प्रश्न है, पहला प्यार किसी ने नहीं किया, ये द्योतक है। कितनी बार प्रश्न आ रहा है? बार-बार ये प्रश्न आ रहा है। ये वापस से क्या आ गया? व्यक्तिगत मिथक, पर्सनल फेबल, कि वो जो है ऐसा कोई भी नहीं है। तो किशोर ये महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया। तो ये किसका है? पर्सनल फेबल का है, एल्काइंड के अनुसार। निम्नांकित में से कौन सा कथन क्या कर सकते हैं? तो क्या उससे वो बहुत कम सीखते हैं? हाँ, चलो अगला देखते हैं। निकटस्थ विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का एक भाग है, तो बिल्कुल सही है। हम ZPD की इसमें संकल्पना देखते हैं। ये बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है? नहीं, भाषा के महत्व की ये उपेक्षा नहीं करता, भाषा के ऊपर ही आधारित होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है, जो कि हमसे पूछा है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही दिखते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक तो है ही इनका मेन, तो ऑप्शन नंबर 2, 1 और 4 ये तीनों हमारे सही नज़र आते हैं। ठीक, अच्छा कहते हैं, मचान कहते हैं, उससे वो अच्छा सीख पाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। भाषा का वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आती है, उसके बाद में चिंतन होता है। ठीक है,
अर्थात पहले अधिगम होगा फिर विकास होगा। ये प्याजे में और वाइगोत्स्की में अंतर है। प्याजे मानते हैं पहले चिंतन होगा फिर भाषा आएगी, वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आएगी फिर चिंतन आएगा। आगे चलते हैं। निम्नांकित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है? तो बाल अध्ययन के संस्थापक की अगर हम बात करें तो स्टैनली हॉल का नाम आता है। एवं दंड में क्या संबंध है? दोनों किसी अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं, तो बिल्कुल सही है। दोनों किसी अनुक्रिया को कमज़ोर करते हैं, नहीं, ये एक गलत ऑप्शन हमको नज़र आता है। परंतु अगर इसको उस तरीके से सोचा जाए कि अनुक्रिया, हाँ, गलत अनुक्रियाओं को ये कम कर देता है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी हमको सही नज़र आता है। अगला देखते हैं तीसरा, नकारात्मक पुनर्बलन किसी है? अच्छा, ओके। इसमें पुनर्बलन और दंड में क्या संबंध पूछा है? ठीक है, तो बिल्कुल सही है। नकारात्मक पुनर्बलन तो अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमज़ोर बनाता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, चौथा गलत है, इसमें ये कमज़ोर बनाना लिखा है नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, तो नकारात्मक पुनर्बलन कमज़ोर नहीं बनाता है, ये किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है। नाम पे मत जाना आपकी नकारात्मक पुनर्बलन तो गलत करेगा, नेगेटिव कुछ होगा, नहीं, नेगेटिव नहीं है। इसमें किसी चीज़ को हम हटा लेते हैं जिससे कि सामने वाले की क्रिया बढ़ जाती है, तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। हटा लेते हैं तो इसलिए नकारात्मक बोला जाता है इसको। ठीक है, जैसे कोई बच्चा अंडर प्रेशर है, अब प्रेशर को हमने हटा दिया, कोई ऐसी क्रिया की जिससे कि उसका प्रेशर कम हो गया, तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा, तो इसको क्या इसको बोलते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसा उसे उसके घर में उसे सजा दी जाती है, यह उदाहरण है। तो बड़ा सिंपल है, वो समाज से सीखा, उसने घर वालों से अनुकरण द्वारा सीखा है, तो निरीक्षणात्मक अधिगम, बांडुरा के अनुसार सामाजिक अधिगम हो गया, ये बिल्कुल सही है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग इसको कहते हैं हम। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? तो अब पियाजे के बारे में पूछा है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है, तो बिल्कुल पियाजे ने माना है इसे कि विकास एक असतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि स्टेजेस बताई हैं उन्होंने, कंटिन्यू कहाँ बोला उन्होंने, जबकि ब्रूनर ने माना है कंटिन्यू, परंतु इन्होंने क्या माना है? असतत, स्टेजेस है, कंटिन्यूटी नहीं है। जब इसका अगर हम ग्राफ खींचे तो एक बार ग्राफ आता है इसका, यूँ, मतलब कैसे इसमें इसका ग्राफ, एक सेकेंड, इस टाइप का ग्राफ आता है इसका, यूँ, अगर यूँ हम खींचे ये ग्राफ आता है, इस टाइप का ग्राफ इसका आता है। अब इसमें कंटिन्यूटी कहाँ है? कंटिन्यूटी नहीं है इसमें, कंटिन्यूटी ग्राफ नहीं है ये, तो ऐसा सतत बताया है। ठीक है, तो सतत ग्राफ कैसा होता है? सतत इस तरह का होता है, सतत कंटिन्यू इस तरीके से होता है, यूँ, ऐसा आता है कंटिन्यू ग्राफ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही पियाजे के अनुसार। यह इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मिलन एवं आत्मसाती क्रम द्वारा सीखते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, इन्होंने बात की है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की बिल्कुल ठीक है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा, इन्होंने सतत नहीं असतत माना है, और 4 चरणों में होता है ये। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 30 प्रश्न। अब हम जो मेन पेपर है साइकोलॉजी का इसका, उस पर हम चलते हैं।